हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFS। तो आपने देखा होगा द न्यू बैचेस आर लॉन्चिंग, सो लेट्स स्टार्ट। So you might be wondering that how exactly कहाँ बैचेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमारे एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। जस्ट राइट योर नंबर हियर, send the OTP, you will get the OTP, enter it and you will get all the information about the course. So today's reason the video of this the lecture is supposed to be on the PhD. So before moving it, let me update you regarding the PhD update कि exactly हुआ क्या है recent month में। अभी जुलाई के अंदर एक नोटिफिकेशन आया था। क्या आया था? See, read this information. PhD qualification for appointment as an assistant professor would be optional from 1st of July 2023. It means if the university is conducting an examination or anything, if you want the direct recruitment of an assistant professor in higher institutions, so you won't be required PhD for entering for pursuing the assistant professor job. Second news was NET, SET and SLET shall be the minimum criteria for direct recruitment to the post of assistant professor for all higher education institutions. What does this mean? This means that now the minimum criteria is NET, that you have to clear the NET for the direct recruitment to the post of assistant professor. So what is the conclusion exactly? Now, if you have a PhD degree, just listen me carefully. If you have a PhD degree with you, if you have a NET degree with you, either of them, then you are eligible for the assistant professor in various institutions. समझ में आया? या तो आपके पास नेट हो, सेट हो या फिर स्लेट हो, या फिर आपके पास एक PhD की डिग्री हो, अगर आप डायरेक्ट रिक्रूट हो सकते हैं। पहले प्रॉब्लम क्या थी? पहले ये था कि कहीं कहीं PhD भी कंपल्सरी थी। अब क्या है? PhD कंपल्शन ना होके नेट इज द कंपल्शन. PhD is an additional, it's like an additional degree that you should be having for the promotion purposes and all. तो इसको हम आगे आज जानेंगे कि वो how exactly we can go in PhD courses, which कॉलेज के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यूजीसी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं PhD के लिए, ठीक है ना। नाउ see what exactly is UGC. UGC, it's a University Grant Commission. The full form is that it conducts National Eligibility Test. UGC NET जो नोटिफिकेशन में आया था ना कि नेट कंपलसरी चाहिए, तो नेट एग्जैक्टली होती क्या है? यूजीसी इसको कंडक्ट करवाता है। ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए इंपॉर्टेंट होती, मतलब उनको डिटरमाइन करने के लिए होती है अपने इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के लिए। गॉट माय पॉइंट? इट मींस दैट UGC conducts UGC net examination for the determining that whether the candidate is suitable for the assistant professor job or the research scholar. तो ये हमारी एग्जाम कंडक्ट होती है। इंपॉर्टेंस तो आपको समझ में आ गया होगा यूजीसी नेट का क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और रिसर्च फेलोशिप के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा ये है, आप अब किसी किसी का डाउट रहता है कि सर विदाउट नेट हम जा सकते हैं क्या? विदाउट नेट आप अब नहीं जा पाओगे, या तो PhD करोगे या फिर आपको नेट करनी पड़ेगी। नाउ यू हैव ओनली टू ऑप्शंस विथ यू, आइदर डू द PhD एंड PhD इज अ वेरी गुड ऑप्शन, रिसर्च स्कॉलर यू शुड बी। हमें कोई भी कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो हमें PhD स्कॉलर जरूर बनना चाहिए, उसमें डीप डाइव करना चाहिए, डिग करना चाहिए उस टॉपिक के अंदर आपको। तो उसमें क्या है, रिसर्च स्कॉलर में आपको 5 to 6 ईयर्स मिनिमम 2 से लेकर 5 to 6 ईयर्स लग जाते हैं PhD में नॉर्मली करने में, अगर आप आराम से तल्लीनता से उसको करें तो। बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते जब तक PhD की डिग्री नहीं रहेगी। तो आप इससे द बेटर ऑप्शन इज नेट, डू द नेट एंड फिर आप अपना JRF के थ्रू अपन रिसर्च स्कॉलर आप बन सकते हो। उसमें आपको क्या स्टाइपेंड भी मिलता रहेगा, तो देयर इज नो एनी टेंशन ऑफ एनी फाइनेंसेस आल्सो। नाउ थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन, career advancement and recognition of expertise and access to national wide network. What does this mean?
दिस मीन्स दैट इफ यू आर क्लियरिंग अ नेट देन यू आर हैविंग ए, वो लगता है ना 4 चांद लग जाते हैं, हिंदी में ऐसे बोलते हैं, तो वो ये वही है। ऐसा क्यों बोलते हैं? जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ डिग्निटी कि हमारे पास नेट नहीं, हम लोगों को सच में नेशनल वाइड एक्सेस मिल जाता है, क्योंकि सब यूनिवर्सिटी में हम लोग एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि पीएचडी के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें जो एडमिशन होता है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्टली होता किस तरह से। देखो, या तो आप जेआरएफ यूजीसी नेट का एग्जाम दीजिए, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्जाम दीजिए, उसमें जेआरएफ आप क्लियर करोगे और फिर आपको जो है पीएचडी करने का मौका मिलेगा। कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है कि जेआरएफ जो स्टूडेंट ने क्लियर किया है उसको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। देयर इज नो नीड टू डू एनी इंटरव्यूज और एंट्रेंस एग्जाम्स, कुछ आपको पास नहीं करने होते हैं। आप सीधा जेआरएफ की डिग्री ले जाइए कि आई एम द जेआरएफ गाय एंड यू विल बी टेकन, कि आप हमारे आइए और जेआरएफ कीजिए। ठीक है, अब नॉर्मली पीएचडी प्रोग्राम्स के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस तरह से होते हैं, देखिए। कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम shall have successfully completed what 1 year या फिर 2 year मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 year अंडर ग्रेजुएट डिग्री। मतलब आपको पहले बैचलर्स करना है, अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए और फिर आपके पास एक मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओके, वो फर्स्ट 1 year की भी हो सकती है, 2 year की भी हो सकती है, और मिनिमम मार्क्स शुड बी व्हाट 55%। ओके, या फिर ग्रेड बी इन यूजीसी 10 पॉइंट स्केल, ये एक सिस्टम फॉलो किया जाता है यूजीसी के द्वारा, तो उस 10 पॉइंट स्केल के अंदर हमें ग्रेड बी लानी हुई रहती है, या फिर मास्टर्स के जो भी आपका एग्जाम्स आपने दिए हैं उसके अंदर 55% आपको लाने हैं। हाँ, इसमें कुछ रिजर्वेशंस वगैरह भी होते हैं, तो वो नीचे आकर 50% तक भी पहुंच जाती है, बट द स्टैंडर्ड इज 55% मार्क्स इन द मास्टर्स। ओके, नाउ सेकेंड इज ए 2 year या फिर 4 year मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम विद द सेम कंडीशन एज इन सब क्लोज टू 1. जो ऊपर लिखा गया है कि आपको जो 1 year और 2 year सेमेस्टर सिस्टम था, उसमें अगर आपने 2 year या फिर 4 सेमेस्टर सिस्टम मास्टर डिग्री, जनरली 4 सेमेस्टर्स की होती है मास्टर्स प्रोग्राम। अगर आप इग्नू से भी करेंगे, इफ यू आर द जॉब सीकर की आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, तो इग्नू जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, वो आपको पूरी तरह से 4 सेमेस्टर में विदाउट अटेंडिंग द क्लास आप अपना कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, बहुत इजी प्रोसेस होता है, कभी उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू टेक एडमिशन इन इग्नू, जिससे कि आप मास्टर्स करके और अपना नेट परस्यू कर सके। क्योंकि बहुत लोग ये हैं कि जॉब कर रहे हैं बट वो मास्टर्स नहीं कर सकते हैं, तो मास्टर्स वो इस तरह से इग्नू से करके और फिर अपना नेट क्लियर आप कर सकते हो, क्योंकि नेट ओनली रिक्वायर्ड मास्टर्स डिग्री। नाउ a candidate seeking admission after a 4 year or 8 semester bachelor's degree with research should have a minimum CGPA of, ये देखिए, with minimum CGPA of 7.5 out of 10। मतलब कोई स्टूडेंट अगर 4 year की बैचलर डिग्री उसने की है, 4 year की बैचलर डिग्री नॉर्मली 3 years की होती है आर्ट्स के अंदर, तो और या फिर उसने 8 सेमेस्टर वाला कोई बैचलर डिग्री किया है विथ रिसर्च, ध्यान दीजिएगा, इसमें मास्टर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है, बट आपने बैचलर्स डिग्री ली है कोर्स 8 सेमेस्टर वाली, उसके साथ में रिसर्च किया है, तो उनकी मिनिमम सीजीपीए कितनी होनी चाहिए 7.5 होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? बहुत कम लोगों को पता रहता है कि इस तरह के प्रोग्राम के बाद में भी हम लोग पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, बट वो रिसर्च होनी चाहिए साथ में उसकी। तो ये अपनी थोड़ी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं पीएचडी के प्रोग्राम के लिए, दीज आर द स्टैंडर्ड। फिर बाद में ये है कि कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द एमफिल कोर्स विथ एट लीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड बी इन द यूजीसी 10 पॉइंट स्केल, ठीक है, तो वो भी क्या है, एलिजिबल होते हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। एमफिल जो किए हुए रहते हैं उनके लिए है ये। और a person whose MPhil dissertation has been evaluated and recommended for award of degree may be admitted to the PhD program in any institution on a provisional basis even before the viva voice or
फाइनल डिफेंस, ये देखिए आराम से पढ़िए, मतलब ये एमफिल वालों के लिए है, एमफिल के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है कि आप जो जिसने एमफिल किया है और वो अवार्ड ऑफ डिग्री के लिए रिकमेंड किया गया है अपने इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो उनको पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन मिल सकता है इवन बिफोर द फाइनल डिफेंस। अगर उनका वो एमफिल के अंदर जो फाइनल डिफेंस होता है, अगर वो नहीं कर रहे हैं, उससे पहले वो पीएचडी के अंदर रिक्रूट एडमिशन उनको मिल सकता है। तो ये एमफिल वालों के लिए जानकारी है। उसके बाद में मतलब ये स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है, अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग ड्यूरेशन होता है, बट स्टैंडर्ड ड्यूरेशन क्या है? पीएचडी प्रोग्राम शैल बी फॉर ए मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 years एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क एंड मैक्सिमम ऑफ 6 years। तो कितना है? 2 to 6 years। समझ में आया? 2 से 6 साल के बीच में एक पीएचडी का प्रोग्राम चलता है। बट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडिंग कोर्स वर्क। कोर्स वर्क जो होता है वो अपना इस पीएचडी के ड्यूरेशन में काउंट नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आप सब लोग यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो आप कल जेआरएफ अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद का ये किस तरह से प्रोसेस होगा, ये होता है। एक्सटेंशन बियॉन्ड द अबव लिमिट्स विल बी गवर्न्ड बाय द रिलेवेंट क्लॉजेस एज स्टिपुलेटेड इन स्टेट और ऑर्डिनेंस ऑफ द इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कंसर्न, बट नॉट बियॉन्ड मोर देन 2 years। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर मेरी तो मैंने देखा है कि किसी की पीएचडी 6 years से भी ऊपर चल रही है, तो वो इसलिए चलती है क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपने प्रोविजन के अंदर इसको लगा रखा है, बट वो भी कितना है? 2 साल से ज्यादा नहीं कर सकती है। तो मैक्स कितना हो गया फिर अब? 8 years। मैक्स इज व्हाट? 8 years इज द फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। वो भी क्या है? 6 तो नॉर्मल है, जनरल है, बट 8 years इज जस्ट बिकॉज द जो इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेज है, उसने साइन कर रखा है, असाइन कर रखा है। फिर ये है, देखिए ये आ गया थोड़ा सा रिजर्वेशन वाला। वुमेन कैंडिडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी जिसको बोलते हैं, मोर देन 40% डिसेबिलिटी मे बी अलाउड ए रिलैक्सेशन ऑफ 2 years फॉर ए पीएचडी इन मैक्सिमम ड्यूरेशन। मतलब जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है उसमें 2 years की जो रिलैक्सेशन है वो वुमेन कैंडिडेट्स को मिल सकती है। तो ये क्या हो गया? 6 + 2 फॉर वुमेन कैंडिडेट, 8 years हो गए। ठीक है। और साथ में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द वुमेन कैंडिडेट्स दैट इन एडिशन वुमेन कैंडिडेट्स मे बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव फॉर अप टू 240 days वंस इन एंटायर ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी। मतलब आपका जो ड्यूरेशन है 8 years का, तो उसके अंदर आप 240 days, ठीक है, 240 days आप अपना मैटरनिटी लीव ले सकते हैं। ठीक है। नॉर्मली जैसे 8 months की लीव है ये मैटरनिटी लीव, तो 240 days रफली अराउंड 8 months। ठीक है। तो वुमेन के लिए जानना जरूरी है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। For student exchanges, provided that they contribute significantly to the completion of thesis, leave of absence may be granted from the second year onwards on the following basis। मतलब स्टूडेंट को लीव चाहिए तो उसका जो फर्स्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस होता है, कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट होना चाहिए। वो अपना जो आपका जो गाइड होता है वो कर सकता है काम कि वो उसका जो सेकेंड ईयर से उसकी लीव ऑफ अब्सेंस कि मैं अब्सेंट क्यों हूं, मतलब अब्सेंस अगर उसको अब्सेंट लेना है कुछ भी किन्हीं भी कारणों की वजह से, तो वो इन बेसिस के ऊपर ले सकता है। ठीक है। रिसर्च मिशंस के लिए, रिसर्च एक्सपेडिशंस के लिए, या फिर एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए। ओके। इन सब चीजों से इन सब चीजों के लिए वो अपना लीव ले सकता है। अब एक अपडेट आया अभी रिसेंट में, अभी 30 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक कोटेशन दिया है। इफ पीएचडी डिग्री इज नॉट डन विदाउट टीचिंग वर्क, सॉरी, इफ द पीएचडी डिग्री इज नॉट डन विथ टीचिंग वर्क विदाउट टेकिंग लीव, इट विल नॉट काउंटेड एज टीचिंग पीरियड। इसका मतलब क्या है बताइए? अगर
पीएचडी डिग्री इज नॉट डन विद द टीचिंग वर्क, टीचिंग वर्क के साथ में पीएचडी डिग्री अगर नहीं की गई है और विदाउट टेकिंग लीव लेना जरूरी है। मतलब क्या होता है कि अभी तक ये था कि मान लो आप जहां पीएचडी कर रहे हो, अगर आप वहां पढ़ा भी रहे हो तो वो दोनों आपके वर्क एक्सपीरियंस में काउंट होगा, टीचिंग पीरियड में काउंट होगा। वो आप टीचिंग भी कर रहे हो और पीएचडी भी कर रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आपको अपनी पीएचडी अगर आप कर रहे हो तो आपको उस टीचिंग पीरियड से आपको जो है लीव लेनी होगी, लॉस ऑफ पे। आप समझ रहे हो एक तरह से कि आप दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, कि आप टीचिंग भी कर रहे हैं पीएचडी भी कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको टीचिंग से लीव लेनी पड़ेगी, आप मतलब आपको पे नहीं होगा, वो आपका टीचिंग पीरियड में काउंट नहीं होगा। ठीक है, अभी तक ये था कि 2 in 1 काम चल रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया। ओके, और ये एक केरल हाईकोर्ट में केस आया था, उसमें उसका एक फॉलोअप लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और ये कहा गया कि हाँ, केरल हाईकोर्ट ने ये गलत किया कि उनको दोनों को अलाउ कर दिया, मतलब पीएचडी भी चल रही है, टीचिंग भी चल रही है। ओके, और वो वहां पर प्रेजेंट है तो टीचिंग का भी उसको वो मिल रहा था कि हाँ, टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो रहा है। नो, ऐसा नहीं होगा, एक ही काम एक बार में हो। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद में कुछ अपडेट्स हैं, जैसे एडमिशन का प्रोसीजर क्या होता है। एडमिशन का प्रोसीजर तो समझ में आ गया था अपन को, हाँ, ये तो अपन ने पढ़ लिया। के बाद में हाँ, एक ये भी बहुत पीएचडी से रिलेटेड एक न्यूज आई थी कि जो पीएचडी के जो गाइड्स होते हैं ना, उनकी भी एक लिमिट होती है कि कितने ये एज के वो हो सकते हैं। जैसे कि एक रूल्स यूजीसी के द्वारा है, ये देखिए, द गाइडलाइंस स्टेट दैट जो पीएचडी के लिए पीएचडी के जो गाइड्स होते हैं, कल को आप भी एक पीएचडी होल्डर हो जाते हो, उसके बाद में अगर आप भी गाइड बनना चाहते हो कि आपके अंडर लोग काम करें, पीएचडी करें आपके जैसे सानिध्य में जिसको बोलते हैं, अपने आपके अंडर, तो उनका जो एज है, द गाइडलाइन स्टेट व्हाट स्टेट दैट गाइड्स नियरिंग देयर रिटायरमेंट एज ऑफ 65 years कैन नॉट ऑप्ट। ये एग्जैक्ट में लिख के इसलिए लाया हूं कि आई डोंट वांट टू, इसमें कोई काट छाट नहीं करनी है, एग्जैक्टली जो यूजीसी की गाइडलाइंस है वही की वही है। ठीक है, एज ऑफ 65 years कैन नॉट ऑप्ट टू गाइड न्यू रिसर्चर्स, मतलब 65 years से के या फिर 65 से ऊपर के जो गाइड्स हैं वो न्यू रिसर्चर्स को ऑप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो कब तक कर सकते हैं? 62 years, रिमेंबर इट। 62 years के जो गाइड्स हैं वो ही नए रिसर्चर्स को ऑप्ट कर सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स को। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि आप पीएचडी कर रहे हो तो आपकी अगर गाइड की एज 62 years है तो वो आपको जो है गाइड कर सकता है। 65 अगर वो 62 से 65 तक है तो वो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो 65 जो है वो रिटायरमेंट की एज के एकदम पास आ जाता है, और फिर अगर वो रिटायर हो जाएगा तो आप सोचिए फिर बाद में किस तरह से आप पीएचडी कर पाएंगे, बीच में तो वो चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। इसलिए 62 बिकॉज 3 साल मिनिमम माना जाता है कि पीएचडी हो जाती है, तो इस तरह से वो एज रहता है। ओके, और एक रूल और है, another rule in the new ordinance by UGC states that the college that have guides are working at must offer postgraduate level courses, very important। मतलब जो भी वो गाइड है, ठीक है, तो वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज ऑफर होने चाहिए उस कॉलेजेस के द्वारा, तभी वो वहां गाइड्स जो है उस कॉलेज के काम कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर गाइड काम कर रहे हैं ना जिन कॉलेजेस के अंदर, उसमें पीजी लेवल मतलब मास्टर्स लेवल के कोर्सेज वो कॉलेज ऑफर करनी चाहिए, तभी वो काम हो सकता है। ओके, तो ये दो आपको जरूर याद रखने हैं इस तरह से। और ये एक न्यूज जो आई थी वो ये मार्च में आई हुई है 2023 कि ये एक इंदौर के अंदर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है, DAVV, इन्होंने मतलब पीएचडी के जो गाइड्स है ना उनके अंदर 35% ड्रॉप आया है। ठीक है, आपको पूरा दिखाता हूं, देखिए, मतलब इनका एक ये प्राइवेट एक न्यूज है, मतलब तो इसमें यह कि 35% ड्रॉप आया है पीएचडी के गाइड्स में कि वो रिसर्च नहीं करना, रिसर्च कंटिन्यू गाइडिंग नहीं करना चाहते। ठीक है, ज्यादातर जो गाइड्स हैं
वो कॉमर्स और मैनेजमेंट स्ट्रीम के होते हैं। अब नॉर्मली क्या कि इसके लिए ये कहा गया कि ये जो गाइडलाइंस है ना, ये जो गाइडलाइंस है दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस ड्रॉप, कि 62 से ऊपर वाले हैं वो कर नहीं सकते, इसलिए इसमें ड्रॉप आ गया, वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, ये कॉलेज के द्वारा बताया गया। तो ये कुछ पीएचडी के बारे में आपके लिए जानकारी थी। और यूजीसी क्या होता है ना, मतलब क्या इसका एग्जाम पैटर्न आता है, क्या इसके पर्क्स होते हैं, व्हाट यू कैन डू आफ्टर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, इन सारी वीडियोस के लिए आप जो है इस चैनल यूजीसी नेट चैनल है, इसको आप चेकआउट करती रहिए। हमने सारा बताया कि यूजीसी नेट क्या है, जेआरएफ क्या होता है, जेआरएफ के पर्क्स क्या हैं, आप क्या किस तरह से जेआरएफ को क्लियर कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पर आपको मिल जाती है। तो आप जरूर इसका नोटिफिकेशन ऑन रखिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को पीएचडी करनी है तो वो कर तो सकते हैं, आप जाइए एडमिशन लीजिए, इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी यू हैव टू पे। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लियर आउट योर यूजीसी नेट, जिससे कि आपको कोई इश्यू नहीं होगा। जैसे कि आपको एक छोटी सी मैं बात बताऊं कि यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट की बहुत जरूरत पड़ती है। अगर आप मॉक टेस्ट कर लेंगे ढंग से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, तो आप आराम से अपना नेट क्लियर कर पाएंगे। तो हमारे जो आईएफएस ऑनलाइन जो साइट है उस पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिस भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली द यूजीसी नेट ऑब्वियसली। तो उनके पेपर 1 जो सबके लिए कॉमन होता है, और पेपर 2 जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर, कंप्यूटर साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, कुछ भी हो, तो उनके मॉक टेस्ट जो है वो लाइव वहां पर अवेलेबल है। ओके। और छोटा सा एक न्यूज और है आपके लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी आर अपग्रेडिंग आवर एप्लीकेशन। तो इसके अंदर हमारे जो भी लेक्चर्स होते हैं आपके लिए, वो सारे के सारे उनकी पीडीएफ्स दोज आर अवेलेबल इन आवर फ्री एप्लीकेशन। तो डाउनलोड इट राइट नाउ, रजिस्टर योरसेल्फ एंड एनरोल इट, एंड बेनिफिट उठाइए इसका। थैंक यू सो मच।